कलकत्ता हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से सरासर इनकार कर दिया और इसके बाद से अब यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। वहीं कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था उस दौरान कोर्ट की तरफ से शर्मिष्ठा पनोली को जबरदस्त फटकार भी लगाई गई और साफ साफ कहा गया कि शर्मिष्ठा का जो वीडियो है वो बताता है कि उसमें खास तौर पर एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया गया है और उन पर ही टिप्पणियां करते हुए उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। यानी शर्मिष्ठा पनोली को लेकर जो ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि अब उन्हें लंबा जो है वो घिरती दिखाई दे रही है, उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने वीडियो पोस्ट किए, और ये एक वीडियो नहीं, उससे पहले उनकी कई टिप्पणियां भी इस तरीके की आई हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है और उसके बाद आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं, एक धर्म विशेष को निशाना बना रही हैं और उसके बाद आप कहती हैं कि हमसे गलती हो गई है, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इससे पहले भी आपने इसी तरीके की कई टिप्पणियां की हैं, आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन इस बार साफ साफ शर्मिष्ठा को समझ में आ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। जब जो कोलकाता पुलिस है उसकी तरफ से नोटिस भेजे जा रहे थे तो हर बार यही पता चल रहा था कि वो फरार हैं। तो ये तो शर्मिष्ठा को समझ में आ चुका था कि उनके खिलाफ अब एक्शन होना है और इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। नहीं तो इससे पहले उन्होंने कब माफ़ी मांगी? उनके पुराने ट्वीट भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने इस बार जो ट्वीट किया है वो पूरे होश हवास में किया गया था, लेकिन कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से ही वो ट्वीट डिलीट किया गया है। और जिस तरीके से शर्मिष्ठा के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। एक तरफ और भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम टिप्पणियां करके साफ बचकर निकल गए, जिनमें मंत्रियों के नाम तक शामिल हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल यदि कोई उठा दे और ये पूछ ले कि भाई अगर हमारा नुकसान हुआ है तो नुकसान की वजह क्या है, तो इस पर आप कार्रवाई करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। सिर्फ सवाल से आपको दिक्कत होती है, चाहे विपक्ष सवाल उठाए और चाहे आम आदमी सवाल उठाए। जो सवाल उठाता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन जो लोग दूसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं उनके बचाव में पूरी तरीके से सरकार दिखाई दे रही है। ये जो शर्मिष्ठा है वो पकड़ी गई है गुरुग्राम से, और जो कोलकाता पुलिस के लिए उनकी गिरफ्तारी भी सहज नहीं थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है। नहीं तो जितने भी लोग हैं, आप देखिए बीजेपी शासन में किसी के खिलाफ जिसने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना साधा है उनके खिलाफ कहीं पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शर्मिष्ठा रहने वाली मूल रूप से बंगाल की ही रहने वाली हैं और इसी के चलते बंगाल में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और बंगाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और उनकी गिरफ्तारी पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर भी कई तरीके से बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवाल यही किया जा रहा है कि शर्मिष्ठा का जो ट्वीट था कि क्या वो सही था या इससे पहले जो उनकी टिप्पणियां थी उनको लेकर क्या कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की नीति साफ साफ रही है, उनके लिए वोट बैंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए जितने लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कर्नल सोफिया कुरैशी हो या किसी और पर जितनी बार भी टिप्पणियां की हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है बल्कि इनाम ही दिया गया है। जी बिल्कुल। वहीं जब कोलकाता हाई कोर्ट में ये मामला सुना जा रहा था तब हाई कोर्ट की तरफ से न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने मामले को अगली अवकाश पीठ के समक्ष रखा और कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया था, ये सुना गया, इस घटना से लोगों के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को चोट पहुंचाते रहेंगे। हमारा देश विविधतापूर्ण है, यहाँ सभी लोग अलग अलग जाति, पंथ, धर्म आदि से आते हैं। हमें ये कहते समय सावधान रहना चाहिए। इसके बाद पनोली के जो वकील थे उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि एफआईआर में बताए गए अपराध गैर संज्ञेय थे और गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि बीएनएसएस के तहत अनिवार्य होता है। इस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पनोली और उनके परिवार के गुड़गांव भाग जाने के कारण नोटिस नहीं दिया जा सका। ये तर्क दिया गया कि गुड़गांव में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जिन्होंने 3
3 दिन की रिमांड की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता लाया गया था। ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर विचार किया गया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया। अपनी अपील में पनोली ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से पारित रिमांड आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन इन सभी दलीलों का, यानी कि जो शर्मिष्ठा की तरफ से दलीलें दी गई, उनके वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई, उनका कोई भी असर कोलकाता कोर्ट में दिखाई नहीं दिया और कोलकाता हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई शर्मिष्ठा को। और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि मामला अभी और तूल पकड़ने वाला है, यानी शर्मिष्ठा बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाली खबर ये है कि जिन वजाहत ने इनके खिलाफ याचिका लगाई थी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है, यानी कि वो लापता हैं। और इसके बाद से ये खबर और ज्यादा तूल पकड़ रही है कि पहले तो उनके पिता का दावा है कि वजाहत के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे थे, और अब खबर ये है कि वो लापता हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का जो हम पहले भी बताया, बीजेपी की नीति है कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ होते हैं, उन ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी की जहां सरकार होती है वहां एफआईआर दर्ज होती हैं, नहीं तो उन केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से छापेमारी होती है, अरेस्ट करके कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रखा जाए, क्योंकि केस तो कुछ होता नहीं है जिसको आप कोर्ट में जाकर साबित कर सकें। कोशिश यही होती है कि सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाए, और ऐसा ही वजाहत के साथ में हो रहा है। उन्होंने जो अपनी एफआईआर कराई थी शर्मिष्ठा के खिलाफ, उसमें उनका जो शर्मिष्ठा का वीडियो है उसको आधार बनाया था, लेकिन अब वजाहत के पुराने ट्वीट, उनके पुराने वीडियो, मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया पर आज तक उन्होंने जो भी चीज़ें पोस्ट की हैं उन सबको खंगाला जा रहा है और उनके एंगल तलाशे जा रहे हैं ताकि वजाहत पर एफआईआर दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सके। कोशिश यही चल रही है कि या तो वजाहत अपनी एफआईआर वापस ले लें, समझौता कर लें, और नहीं तो उनको भी, जैसे बाकी के जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए या मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं या बीजेपी की राज्य सरकारों पर सवाल उठाते हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर होती है, परेशान किया जाता है, वही चीज़ अब वजाहत को लेकर भी दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से वजाहत के पिता का कहना है कि वो गायब हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि वो गायब हुए हैं कि उनको गायब कर दिया गया है, और अगर वजाहत गायब कर दिए गए हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही थी, तो ऐसे में बंगाल सरकार को भी जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी उपलब्ध करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ जो एक अभियान तो शुरू हो ही चुका है वजाहत के खिलाफ, कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। और अभी तो जो वो गायब हुए हैं, तो सबसे पहली कोशिश तो बंगाल पुलिस को यही करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनका पता लगाए कि वो सकुशल हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वजाहत के लापता होने से ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है और इसके बाद से बड़ी जो है चर्चा का विषय यही है कि आखिर वो कहाँ हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है। इस पर बंगाल सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके दूसरी तरफ शर्मिष्ठा की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और जिस तरह से इस पूरे मामले के बीच में वजाहत लापता हुए हैं, इससे शर्मिष्ठा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अब सभी की नजरें हैं कि शर्मिष्ठा की जो जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, उसको जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आगे कोर्ट की तरफ से क्या और फैसला लिया जाता है, क्या फटकार लगाई जाती है, इस पर अगली सुनवाई कब होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल शर्मिष्ठा बहुत बुरी तरह घिर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।